आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए बैच ऑफ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जिसपे 16 दिन तक हियरिंग्स चली। शुरू के 9 दिन पिटीशनर्स ने अपने सबमिशन बेंच के सामने रखे और बाकी के दिन रिस्पोंडेंट्स ने। आखिरी 2 दिनों में रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट सुने गए। डे 16 पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। इस केस के प्रिलिमिनरी इश्यूज की बात हम पिटीशनर्स की कंपाइल्ड आर्ग्यूमेंट्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिकॉल करेंगे कि इस केस में रिस्पोंडेंट्स के क्या आर्ग्यूमेंट रहे थे। केस की हियरिंग के 10वें दिन में रिस्पोंडेंट ने अपने सबमिशंस की शुरुआत की थी। जब 10th डे पर आर्ग्यूमेंट्स कमेंस हुए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट को बताया कि आर्टिकल 370 का ओरिजिनल पर्पस जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन था। हालांकि कोई भी पावर जो कि उसके ओरिजिनल पर्पस से आगे जाके एक्सरसाइज की जाती है इज इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। मेहता ने कोर्ट को बताया कि पिटीशनर्स फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं जब उन्होंने ये स्टेट किया कि जम्मू एंड कश्मीर बाकी प्रिंसली स्टेट से हटके यूनिकली प्लेस किया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि जम्मू एंड कश्मीर वाज यूनिक इन द सेंस दैट नन ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स हैड एन इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 370 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेहता ने कोर्ट के सामने ये कंसर्न रेज करते हुए स्टेट किया, देयर एग्जिस्ट अ साइकोलॉजिकल ड्युअलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Since the inception of the Indian Constitution, Article 370 has been a part and parcel of it. Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India. मेहता और पिटीशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और बाकी के काउंसिल्स मेहता द्वारा फाइल किए गए न्यू वॉल्यूम ऑफ रिटन सबमिशंस पर लड़ते हुए नजर आए। According to चंदेर उदय सिंह, मेहता's submissions had somehow increased from 18 to 139 pages. डे 11 पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये खबर आई कि एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट को जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल apprised the bench that Bhatt was suspended from his post as a political science lecturer after he had appeared before the court as one of the petitioners opposing de-operationalization of Article 370. बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी को इसमें इंक्वायरी करने को कहा। हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए मेहता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच आर्टिकल 35A को लेकर डिस्कशन देखने को मिला एज टू हाउ आर्टिकल 35A क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल कैटेगरी ऑफ हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच वायलेटेड वेरियस फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था, दो थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 48 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर. When you introduce Article 35A, you virtually take away 3 fundamental rights. That is, Article 16(1), the right to acquire immovable property, which was then a fundamental right under Article 19(1)(f), Article 31, and settlement in the state, which was fundamental right under Article 19(1)(e). Day 11 पर मेहता ने सिब्बल के पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट को हाईलाइट करते हुए बेंच को बताया कि उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था बिफोर द गवर्नर रूल इम्पोज्ड इन 2018। हालांकि सिब्बल ने इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया और कहा कि उन्होंने ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। हियरिंग के दौरान मेहता ने कोर्ट को सबमिट किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली की एब्सेंस में वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को साइमल्टेनियसली यूज किया गया क्योंकि दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में को इक्वल ऑर्गन्स हैं। He also stated the Constitution of Jammu and Kashmir had to be repealed because it can never coexist with the Constitution of India. Once you apply the entire Constitution, you cannot have a situation where there is a separate document of governance operating. अगले दिन हियरिंग में मेहता ने अपने सबमिशंस कंटिन्यू किए। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल मेहता के साथ एक लाइवली डिस्कशन किया on whether the Union government could have used the route of Article 371D to amend Article 367, which in effect amended Article 370. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ने उनसे कहा, what you, the Union government, has done is essentially worse. By making an amendment in Article 367 to equate the Constituent Assembly with the Legislative Assembly, are you not amending Article 370 without taking recourse to Article 373? मेहता ने उन्हें ये कहकर रिप्लाई किया, Article 370 is the only provision in the Indian Constitution which has an inbuilt self-extinguishing clause, that is Article 373. No other provision has a self-destructing clause.
बेंच ने मेहता से ये भी पूछा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर यूटी ही रहेगा, तो मेहता ने जवाब दिया कि यूनियन टेरिटरीज कोई परमानेंट फीचर नहीं है और यूनियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस पर आने वाली हियरिंग में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे। पर उन्होंने ये भी ऐड किया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, बेंच ने मेहता की जस्टिफिकेशन से डिसएग्री किया फॉर द चेंजेस ब्रॉट इन अगस्त 2019। मेहता ने सबमिट किया था कि जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो बेंच ने उन्हें कहा था कि इंडिया में ऐसे कई बॉर्डर स्टेट्स हैं और ये सेम लॉजिक वहाँ भी अप्लाई किया गया तो इट वुड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस। डे 13 पर जब कोर्ट असेंबल हुआ तो मेहता ने पिछले दिन की बात को कंप्लीट करते हुए कोर्ट को सबमिट किया कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड कब रिस्टोर होगा। वो रीजन को स्टेबल और रेडी होने पर काम कर रहे हैं। मेहता स्टेटेड इट इज एन यूनियन टेरिटरी बट विथ ऑल ट्रैपिंग्स ऑफ द स्टेट। मेहता ने कोर्ट को गवर्नमेंट का डिटेलिंग डाटा प्रोवाइड किया और बताया कि स्टोन पेल्टिंग और ऑर्गेनाइज्ड बंस के इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं, लेकिन ये कहते ही कोर्ट में कपिल सिब्बल और मेहता के बीच एक हीटेड सेशन देखने को मिला ऑन द रेलेवेंस ऑफ दीज फैक्ट्स टू अ केस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोनों काउंसिल्स को बताया कि डेवलपमेंट स्टैटिक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिसाइड करने के लिए कोई बेयरिंग नहीं है। एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स इसी दिन कमेंट्स किए। उनका आर्ग्यूमेंट था दैट डिसअप्लाइंग आर्टिकल 370 इटसेल्फ कम्स अंडर आर्टिकल 373। That is why perhaps the framers of the Constitution of India scaled it down to a recommendation instead of concurrence. For that too, they put it in a proviso till the life of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. The whole idea of the Constituent Assembly was to accommodate a political compromise of accession. उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर डिबेट की। जब द्विवेदी ने सजेस्ट किया कि पावर्स आर एंसिलरी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। डे 14 पर हियरिंग को कंटिन्यू करते हुए द्विवेदी ने पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट कि महाराजा हरि सिंह ने सॉवरेनिटी रिटेन की थी पर आर्ग्यू किया कि सभी इंडियंस सॉवरेनिटी के को शेयरर है, जो कि उन पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट की है, इसलिए शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी का इस केस में कोई बेयरिंग नहीं है। द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि क्या आर्टिकल 370 अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। हियरिंग के दौरान द्विवेदी को ये भी आर्ग्यू करते सुना गया दैट महाराजा हरि सिंह एंड युवराज करण सिंह had contrasting understanding of the relationship with India. While Hari Singh was planning to establish a national assembly and then decided if Jammu and Kashmir wanted to accede to India, Karan Singh's proclamation clearly stated that the contours of relationship of India with Jammu and Kashmir will be determined by the Indian Constitution. एडवोकेट वी गिरी को भी इसी दिन अपने आर्ग्यूमेंट सबमिशन देते हुए सुना गया। 15वें दिन पर बेंच को इन्फॉर्म किया गया कि केस के लीड पिटिशनर मोहम्मद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स चैंट किए हैं। कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन रूट्स इन कश्मीर ने बेंच के सामने एक एफिडेविट सबमिट किया और इस पर उन्हें एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट की। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी स्टेट किया that the lead petitioner in the lead petition saying Pakistan Zindabad on the floor of the house has its own seriousness. Your lordship must look into to understand who is pressing for the continuation of Article 370. तो Chief Justice of India asked Senior Advocate Kapil Sibbal to ask Lone to file an affidavit proving his allegiance to India. इसके बाद एडवोकेट गिरी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाए फॉर द रिस्पोंडेंट्स और बी.आर. अम्बेडकर की डिबेट्स को कोट किया, ये दिखाने के लिए दैट इंडियन पॉलिटी स्लांट्स टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन टू अवॉइड अनदर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज हैपेंड एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी एंड द ब्रिटिश। गिरी ने सबमिट किया कि अगर आर्टिकल 370 को रीसेलेक्ट किया गया तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा this might too far-fetched because then what would be to postulate that original Article 370 was violative of the basic structure. उनके बाद इंटरवीनर मेंबर्स ऑफ गुज्जर बकरवाल कमेटी की तरफ से एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बेंच के सामने प्रेजेंट होकर कहा कि वो आर्टिकल 373 पर आर्ग्यू करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जेठमलानी के बीच उस इंस्टांस पर डिबेट हुआ जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेड
लेजिस्लेटिव असेंबली टू मीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जेठमलानी ने आर्ग्यू किया कि दोनों टर्म्स सिनोनियम्स हैं, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिमार्क किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पढ़ा जा सकता। द लेटर कैन ओनली एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। Chief Justice of India stated, the fact still remains that after the Constitution of Jammu and Kashmir was framed on January 26, 1957, Article 367(4)(d) was again amended to delete Clause D, so that equivalence between Constituent and Legislative Assembly ceases the moment the Constitution of Jammu and Kashmir is framed. इसी के साथ Day 15 पर respondents के arguments भी खत्म हो गए।